हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 10 की, जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण। यानी कि भाई खेलों के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार से ट्रेनिंग के अंदर आपको किसी गेम के लिए तैयार करा जाता है, तो वो इस चैप्टर में अंदर आपको बता रखा है। इस चैप्टर को हम वन शॉट में देख रहे होंगे और ये लास्ट चैप्टर आपकी बुक का और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलें, कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है खेलों में प्रतिभा की पहचान। यानी कि खेल के अंदर हम टैलेंट को कैसे ढूंढते हैं, कैसे खोज करते हैं, और विकास की अवधारणा। यानी कि प्रतिभा अगर हमने ढूंढ ली है तो उसका हमें विकास कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, तो इसके बारे में हमको इस टॉपिक में देखना है। देखो, आपको नाम से पता चल रहा है खेलों में प्रतिभा की पहचान, मतलब कि टैलेंट को ढूंढना। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कम आयु के खिलाड़ियों में से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को चूज करते हैं, खोज करते हैं, जो भविष्य में अच्छा कर सकते हैं, जो भविष्य में किसी विशिष्ट खेल में बेहतर कर सकते हैं, अच्छा खिलाड़ी बनने की उनके अंदर क्षमता है, संभावना है ना। मान लो 10 बच्चे अपने पास, उसमें से हम 5 को चूज कर रहे हैं। क्यों चूज कर रहे हैं भाई? कि वो बेहतर बन सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर उनको अभी से निखारा जाए, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल हमें दिख जाता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई अब ये प्रतिभा की पहचान कैसे करी जाएगी, तो उसके ही मापदंड होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे चलो। तो अब पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम खेल में प्रतिभा की पहचान हम कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है। तो ध्यान से सुनना। अगर हम भाई प्रतिभा की पहचान कर लेते हैं ना, जो कि हम कम आयु के बच्चों को ही चूज कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, और कम एज में हम उसको क्या कर ले ढूंढ पा रहे हैं, तो भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज हो जाती है। इससे क्या हो जाती है भाई? भविष्य के जो बेहतरीन खिलाड़ी है ना, वो अब मिल जाते हैं अपने को, जो देश के लिए कुछ ना देश के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, है ना। और खेलों में प्रतिभा की पहचान से भाई जो छिपी प्रतिभा होती है किसी खिलाड़ी के अंदर, उसकी पहचान हो जाती है। आगे आगे चले। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचानने से उसकी प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सकता है। हम कम आयु के बच्चे चूज करें तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो प्रारंभिक अवस्था से ही क्या है भाई, खिलाड़ी को पहचानने से उसकी प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सकता है, उसकी स्किल को जो और अपस्केल करा जा सकता है, जिससे वो और बेटर खिलाड़ी बन सकता है। और कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज देश के लिए एक बड़ी संपत्ति माने जाते हैं, ठीक है ना। एक बड़ी संपत्ति खोजने के समान है, क्योंकि देश का नाम रोशन होता है कि अगर पदक लेके आ रहा है वो किसी दूसरे देश में, किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अब खेल में प्रतिभा की पहचान के मापदंड क्या है? खेल में प्रतिभा की पहचान के मापदंड क्या है? अगर हम किसी पर्टिकुलर गेम के लिए मान लो प्रतिभा की पहचान कर रहे हैं तो उसके मापदंड अलग होंगे। बट हम क्या कर रहे हैं कि जनरली जो होता है कि प्रतिभा की पहचान के लिए क्या मापदंड होते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। देखो, तो पहला होता है भाई शारीरिक संरचना, दूसरा मनोवैज्ञानिक धारणा, तीसरा तकनीकी समझ, और चौथा आपका परिणाम। तो शारीरिक संरचना की बात करें तो युवा खिलाड़ी की शारीरिक आकृति किस खेल के लिए सबसे बेस्ट है ना। मोटा है, पतला है, हमने 3 टाइप के क्या भाई शरीर पढ़ रखे हैं ना हमने 11th क्लास के अंदर। तो कोई पतला होता है, कोई फिट होता है, कोई मोटा होता है, तो हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बॉडी का। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि उसके लिए कौन सा खेल उपयुक्त हो सकता है, जिसके अंदर वो बेहतर कर सकता है। समझ आ गया? तो शारीरिक संरचना के आधार पर हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक तौर पर, है ना, मनोवैज्ञानिक मतलब कि उसकी रुचि किस में है ना, कि युवा खिलाड़ी की किस खेल के प्रति अधिक इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको देखा जाता है। देन हम बात करते हैं तकनीकी समझ, मतलब कि जो युवा खिलाड़ी है उसको खेल संबंधी तकनीकों को कितना समझ आता है, मतलब कि पर्टिकुलर खेल को अगर वो रुचि भी ले रहा है तो उसको कितनी टेक्निकल नॉलेज है उस गेम की, उसके रूल्स की कितना उसको पता है, तो तकनीकी समझ भी देखी जाती है उस बच्चे की। और उसका परिणाम, यानी कि जब हमने शारीरिक संरचना देख ली, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको देख लिया, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको तकनीकी समझ है या नहीं है, वो हमने चेक कर लिया, उसका रिजल्ट क्या आता है। यानी कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के लिए जो मापदंड हमने निर्धारित करे उनके परिणाम क्या हैं, क्या वो बच्चा उस जो हमने मापदंड देखे क्या उसमें वो सफल हुआ या नहीं हुआ, है ना। यानी कि वो खिलाड़ी को हम वो खिलाड़ी खोज पाए या नहीं खोज पाए। तो ये आपके क्या होता है, मापदंड होते हैं, ध्यान रखना। ये 4 आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है भाई, 3 मार्क्स में आ जाता है। अब आगे देखो भाई, खेलों में प्रतिभा का विकास किस प्रकार से होता है। सिंपल सा मतलब है उनकी प्रतिभाओं को और निखारना, उनके कौशल को और बेहतर बनाना। ये क्या होता है भाई, खेलों में प्रतिभा का विकास होता है। तो खेलों में प्रतिभा का विकास का मतलब क्या है भाई, जिसके द्वारा प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की क्षमताओं और कौशलों को उचित प्रशिक्षण, मतलब कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके और मार्गदर्शन, मतलब कि गाइडेंस देके क्या करना है, अधिक निखारना है और विकसित करना है। समझ रहे हो?
फर्दर आगे के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई हम करते हैं ताकि उसको और अधिक निखार सके, ताकि वो देश के लिए कुछ कर जाए आने वाले टाइम में, ठीक है, भविष्य में। ये आपको ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं खेल प्रशिक्षण चक्र। खेल प्रशिक्षण चक्र, तो प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के ना साइकिल होते हैं, कुछ ट्रेनिंग 1 महीने की होती है, कुछ हफ्तों की होती है, कुछ ट्रेनिंग आपकी 1 हफ्ते की होती है, और कुछ सालों की ट्रेनिंग भी होती है। तो हम क्या करते हैं, खेल प्रशिक्षण को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, चक्र हम उसको कहते हैं, ठीक है भाई। देखो आगे बात करते हैं। तो खेल प्रशिक्षण चक्र का मतलब क्या है, विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के संयोजन से। कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न अवधि यानी कि अलग अलग ड्यूरेशन के क्या प्रशिक्षण व्यवस्था है अपने पास, उसको हम प्रशिक्षण चक्र बोल रहे हैं। जो एक एथलीट जो है, खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है ना भाई। तो लोग जो है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण जो है वो क्यों लेते हैं, प्रशिक्षण जो है वो क्यों ले रहे हैं, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए, सीधी सी बात है भाई, वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए, है ना भाई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, अब ना 3 अपने पास चक्र होते हैं जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं। एक माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और मैक्रो साइकिल, ठीक है भाई। सबसे छोटा चक्र ये होता है, उसके बाद ये मध्यम लेवल का होता है, और सबसे जो बड़ा चक्र होता है वो माइक्रो साइकिल होता है। मैक्रो नाम से पता चल रहा है, यानी बड़ा चक्र, ठीक है भाई। आगे देखो, तो माइक्रो चक्र की बात कर लेते हैं, माइक्रो साइकिल की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो क्या हो गया भाई, और चक्र मतलब एक साइकिल, तो सूक्ष्म चक्र इसका मतलब हो जाता है, यानी कि एक छोटा सा चक्र जो लगभग 1 हफ्ते का होता है, यानी 7 दिनों का लगभग ये होता है। और सबसे छोटी प्रशिक्षण की अवधि जो है वो माइक्रो साइकिल ही होती है, एग्जाम में आ जाए। सबसे छोटी अवधि प्रशिक्षण की कौन सी होती है, तो माइक्रो साइकिल होती है, यानी सूक्ष्म चक्र होता है। और सूक्ष्म चक्र ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुमको प्रदर्शन को बेहतर करना है। तो एक अच्छा माना जाता है कि जिससे आपको ना आपका जो शरीर है वो एक तरह से वो तैयार हो जाता है उस पर्टिकुलर गेम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जो है ना आपकी उस पर्टिकुलर गेम के लिए आपकी संरचना जो है, आपकी जो क्या किस मात्रा में आपको प्रशिक्षण देना, ये निर्धारित करा जाता है इस 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है ना, ताकि आप बेहतर प्रदर्शन आप कर पाओ। तो ये माइक्रो साइकिल आपको ध्यान रखनी है। आगे चले, मेसो साइकिल की बात करूं तो ये लगभग 2 से 6 सप्ताह के बीच की अवधि होती है, ये ध्यान रख लेना है। आगे चले, और मेसो साइकिल क्या है ना, उसको कई निरंतर हफ्तों के रूप में हम कह सकते हैं कि भाई, अगर हम बात करें मेसो साइकिल की, तो ये लगातार निरंतर कई हफ्तों का एक तरह से चक्र है, प्रशिक्षण चक्र है। और जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ही प्रकार के शारीरिक अनुकूलन पर जोर देता है, यानी कि आपका जो भी ये 2 से 6 हफ्ते का जो ये साइकिल है ना, तो ये एक ही प्रकार का शारीरिक अनुकूलन, मतलब कि जो पर्टिकुलर गेम है उसके प्रति आपका जो शरीर है वो अनुकूल हो जाए, यानी कि एक ही प्रकार के अनुकूलन पर जोर देता है आपका ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौन सा वाला, मैसो साइकिल। आगे चलें, एग्जाम्पल के लिए, मांसपेशियों और अनोक्सीय क्षमता, मतलब कि अगर आपकी बॉडी को 2 क्षमता की यहाँ पर बात करी गई है, मांसपेशी और अनोक्ष क्षमता, मतलब कि अनएरोबिक कैपेसिटी। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि अब यहाँ पर ही 2 क्षमता है, ताकि जो आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निखारा जाएगा, ताकि आप गेम में बेटर कर पाओ। तो मांसपेशी क्षमता कैसे, आपके मसल स्ट्रॉन्ग करना। और अनोक्ष क्षमता का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रॉपर ना भी हो, तो भी आप क्या कर पाओ, बेहतर प्रदर्शन कर पाओ। और ये कैसे होगा, लगातार ट्रेनिंग से होगा, ठीक है। आपको पता होगा हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की नीड है हमारे ब्रेन को पता होता है, लेकिन किसी दिन मान लो वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, तो फिर ब्रेन सोचता है ये ज्यादा डिमांड क्यों कर रहा है। तो ब्रेन को पहले से तैयार करना पड़ता है कि हाँ भाई, उस बॉडी पार्ट को ज्यादा नीड पड़ेगी उस गेम के दौरान। जो भी आपका जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जैसे ही नीड वैसा आपका प्रशिक्षण चक्र और वैसी गतिविधि, आप वैसी उस प्रकार की गतिविधि जो है आपकी ट्रेनिंग में रखी जाएगी, ताकि आपके अंदर पर्टिकुलर जो क्षमता है जिसकी नीड है उस गेम के अंदर, वो डेवलप हो पाए। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं भाई, मैक्रो साइकिल की बात कर लेते हैं। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, है ना, यानी कि बड़ा चक्र जो लगभग 1 साल का होता है, वार्षिक चक्र होता है। इसके 3 चरण होते हैं, तैयारी, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान का स्थानांतरण। क्या मतलब है इसका, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई इसको पेपर के अंदर, ठीक है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 3 चरण होते हैं, जो 1 साल का लगभग क्या होता है अपना ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले तो आपको तैयार करा जाएगा उस पर्टिकुलर गेम के लिए, आपको पूरी तरीके से ट्रेन करा जाएगा, तैयार करा जाएगा, ठीक है भाई, तैयार कर दिया। अब आपकी तैयारी हो गया कंप्लीट, क्या हो गया भाई, तैयारी कंप्लीट। अब जो
जिस चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे थे, जिस स्पोर्ट्स की, अब वही प्रतिस्पर्धा आपको जो है इस ट्रेनिंग में दी जाएगी। यानी कि आप बाकी जो आपके ओपोनेंट है उस सब क्या करोगे, प्रतिस्पर्धा करोगे, जो आपको गेम के लिए तैयार करेगी बहुत तगड़े तरीके से। समझ आ गया? तब आपने तैयारी कर लिया, प्रतिस्पर्धा भी करने लग गए, कंपटीशन भी आप फेस करने लग गए इसी ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंदर, एक ही साल के अंदर अंदर। उसके बाद आपका ज्ञान का स्थानांतरण होता है, मतलब कि अब आप दूसरों को सिखाओगे, अब दूसरों को ज्ञान का स्थानांतरण करोगे, और जब ज्ञान का स्थानांतरण होता है तो खुद का ज्ञान भी बढ़ता है। तो लगभग जो है पूरे साल के अंदर इस प्रकार से जो ट्रेनिंग चलती है, तैयारी, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान का स्थानांतरण, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्रो साइकिल में आता है। आगे चल लेते हैं भाई, अगले टॉपिक की बात करते हैं, शक्ति, सहन क्षमता और गति के प्रकार और विकसित करने की विधि। तो शक्ति, सहन क्षमता और गति, ठीक है, इनकी बात करेंगे, और इन इसके प्रकार की बात करेंगे, है ना। और इसके अगर हमें को विकसित करने वाला शक्ति बढ़ानी है तो क्या शक्ति हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सहन क्षमता बढ़ानी तो कैसे बढ़ा सकते हैं, और गति बढ़ानी तो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति के प्रकार और शक्ति को विकसित करने की विधि। तो शक्ति क्या होती है भाई? शक्ति यानी स्ट्रेंथ क्या होती है? कि भाई जो अपने पास प्रतिरोध है ना, मतलब जो हमारे खिलाफ चीजें चल रही है, प्रतिरोध है, उसके विरुद्ध काम करना, ठीक है, उसके विरुद्ध काम करने में जो हमें मदद कर रही है वो योग्यता हमारी क्या है, शक्ति है। अगर आपको सामने से पंच मारता है तो ये प्रतिरोध है, आप उसको रोक पा रहे हो, ये आपकी शक्ति है। तो शक्ति क्या कर रही है, प्रतिरोध को रोकने में सहायक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसी को हम स्ट्रेंथ यानी शक्ति बोलते हैं। आगे चले, शक्ति के प्रकार होते हैं, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। गतिशील शक्ति के भी प्रकार है भाई, आपका अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, और लास्ट आपका यहाँ पर शक्ति सहन क्षमता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम शक्ति की, उससे पहले आप इसके बारे में सुन लो। ठीक है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति, यानी कि गतिशील अवस्था में रहते हुए जब आप अपने प्रतिरोध का क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, प्रतिरोध को रोक रहे हो, तो वो की गतिशील शक्ति है। और स्थिर अवस्था में आप क्या कर रहे हो, प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो ये आपकी स्थिर शक्ति, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब जब आप साइकिल चला रहे हो, अब साइकिल में पैडल मार रहे हो ना, एक तरह से वो पैडल आपका एक तरह से प्रतिरोध हो गया, लेकिन आप शक्ति तो लगा रहे हो ना, तो एक तरह से प्रतिरोध वो गतिशील शक्ति में आ जाएगा। स्थिर शक्ति, अब दीवार पे ऐसे धक्का मारो, दीवार पे धक्का मारो, दीवार कहीं नहीं जाएगी, वो स्थिर शक्ति का एग्जाम्पल एक तरह से, समझ रहे हो। तो गतिशील शक्ति को ना तीन हिस्सों में कैटेगराइज हमने कर लिया था, इसके बाद हम कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अधिकतम शक्ति की। क्या होती है भाई अधिकतम शक्ति? तो अधिकतम अवरोध के खिलाफ कार्य करने की योग्यता, मतलब जो आपके पास अधिकतर आपको अपोज कर रहा है ना, अधिकतम जो अवरोध है ना, अधिकतम अवरोध के विरुद्ध आप जो कार्य कर रहे हो, तो आप भी अधिकतम शक्ति लगाओगे। अगर कोई फुल तेजी से आपको मुक्का मारा तो आप रोकोगे भी तो तेजी से। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अधिकतम शक्ति, यानी कि अधिकतम अवरोध के खिलाफ कार्य करने की जो योग्यता है आपकी अधिकतम शक्ति है। आगे चलते हैं, विस्फोटक शक्ति, तो अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने की योग्यता, इसको हम बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता नहीं है कि आपके साथ कोई आपको अवरोध, आपके जो ऊपर जो है कोई विरोध लगने वाला है, अवरोध लगने वाला है ना। आपने मूवी वगैरह में भी देखा हो, कोई मान लो किसी हीरो को पीछे से मुक्का मार रहा है तो वो अचानक से ऐसे रोक देता है, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो वो कर ही रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये विस्फोटक शक्ति का एग्जाम्पल है, कि अवरोध के विरुद्ध तेजी से यानी कि बहुत तेजी से काम कर रहा है वो, है ना, तेजी से कार्य करने की योग्यता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक शक्ति बोलते हैं। अगर वो तेजी से जो है कार्य नहीं करेगा, है ना, उसको अपोज नहीं करेगा विरोध को, तो उसको चोट भी लग सकती है ना। वह कुछ भी आप समझ लो कि हम जहां पर तेजी से कार्य कर रहे हैं किसी विरोध के प्रति, तो विस्फोटक है। आगे चले, शक्ति सहनशीलता या शक्ति सहन क्षमता, बात एक ही है। तो अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में भी आप कार्य कर पा रहे हो, तो इसको शक्ति सहनशीलता हम बोलते हैं। मान लो मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा भार टेक दूं, टेक दिया भाई, आप थक चुके हो, बहुत देर से टेक के बैठे हो अपने ऊपर, सर के ऊपर, लेकिन आप थक चुके हो, फिर भी आप उसको ऐसी स्थिति में बनाए रखे हुए हो, तो ये क्या है, शक्ति सहनशीलता है। जो भार आपके ऊपर रखा गया वो क्या एक तरह से अवरोध है, तो अवरोध के विरुद्ध थकने के बाद भी काम आप कर पा रहे हो, तो ये शक्ति सहनशीलता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब शक्ति को विकसित भी करना है भाई। अब किसी के पास मान लो शक्ति की कमी है, लेकिन बेचारा जो है शक्ति बढ़ाना चाह रहा है। अब शक्ति किसी खेल के लिए बढ़ाई जाती है या जनरली बढ़ाई जाती है, बेसिकली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं खेल में प्रशिक्षण, तो खेल के अंदर जो है किसी स्पोर्ट्स के लिए अपनी शक्ति कैसे बढ़ानी है उसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। तो ध्यान रखना, अपने पास तीन क्या होती हैं, विधियां होती हैं, तीन अपने पास मेथड होते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक,
और एक होता है आपका आइसोटोनिक व्यायाम, और तीसरा आपका होता है यहाँ पर आइसोकाइनेटिक व्यायाम। और अभी कह रहा हूं यहाँ पर मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूखा सूखा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका बनता है यहाँ से। प्रकार तो शायद ना भी आए हैं, लेकिन शक्ति को विकसित करने की विधियां जरूर आता है। मेरे टाइम पे आया था भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और अच्छे से लिखना भी आपको बताऊंगा, वैसा कोई एग्जाम के अंदर भी लिख के आना है। देखो, अगर मैं बात करूं आइसोमेट्रिक, क्या आइसोमेट्रिक व्यायाम, तो आइसोमेट्रिक ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है भाई अपना आइसो, और एक है मैट्रिक। तो आइसो का मतलब हो गया समान, आइसो का मतलब हो गया समान, और मैट्रिक का मतलब हो गया लंबाई, मतलब कि समान लंबाई। ठीक है, हो गया भाई। यानी कि ऐसे व्यायाम जो हम शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी मांसपेशी की लंबाई में परिवर्तन ना आए, वो क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यायाम हो जाएगा। समझ आपको आ रहा है? यानी कि देखो नाम से पता चल रहा है समान लंबाई, यानी कि मांसपेशी की लंबाई क्या है, समान रहेगी, एक जैसी रहेगी। इस प्रकार के व्यायाम को करते करते हैं तो वो आइसोमेट्रिक व्यायाम है। तो इन व्यायामों में किसी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि देखो, ये लड़का है दीवार पे मार रहा है ना, यूं कर रहा है, धक्का दे रहा है, शक्ति बढ़ेगी इसकी, क्योंकि व्यायाम है ये एक तरह से। लेकिन इसकी जो मांसपेशियों में किसी प्रकार की गति होती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और समझ रहे हो, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना, तो इन व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है। और इनमें कम उपकरण या समय की आवश्यकता होती है ना भाई, ज्यादा समय देना नहीं पड़ता है। हमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए इस प्रकार के व्यायामों को करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। समझ आ गया? और चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में ये व्यायाम सहायक होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। कहने का मतलब, अगर चोट आपको लग रखी है ना, और फिर भी आपको अपनी शक्ति को मेंटेन करके रखना है, तो आप जो है आइसोमेट्रिक व्यायाम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप तीरंदाजी कर सकते हो, भार उठाना है ना, भार उठा के रख लिया आपने ऐसे, जिम्नास्टिक आप कर सकते हो। ये सब के आपके आइसोमेट्रिक व्यायाम के एग्जाम्पल है। देखो, यहाँ पर आपकी गति ऐसी रहेगी है ना, आप इसको यूं पकड़ के रखोगे और छोड़ दोगे, देखो यूं पकड़ के रखा हूं और छोड़ दिया मैंने, आपका तीर आगे जाएगा। कौन सी मूवमेंट हुई मेरे हाथों में, कुछ नहीं हुआ। वेट लिफ्टिंग है, ऐसी करी जाती है। और ये आपकी जो जिम्नास्टिक जो है, इस प्रकार से करी जाती है। मतलब कि हमें गति होती हुई नहीं दिखाई देगी, मांसपेशियों के अंदर लंबाई समान रहेगी हमारे मांसपेशियों की। तो आइसोमेट्रिक व्यायाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आइसोटोनिक की। ठीक है, तो आइसो मतलब होता है समान, आइसो मतलब होता है समान, और टोनिक मतलब होता है तनाव। यानी कि तनाव आपका समान रहेगा, आपके मांसपेशियों में जो तनाव रहेगा वो एक जैसा ही रहेगा। और यहाँ पर हमें जो गतिविधियां है ना, मांसपेशियों में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी। मतलब कि हम डंबल उठाते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो हमें देखो तनाव सेम रहेगा। क्योंकि हम मान लो 5 किलो का डंबल आप उठा रहे हो ना दोनों हाथों से, तो 5 किलो का ये जितना 5 किलो का वजन होगा, उतना ही तनाव आपकी इस मांसपेशियों में रहेगा। ये नहीं कि इस पे आपका 10 किलो का लग रहा था, 5 किलो का लग रहा, नहीं। आपकी मांसपेशियों पे समान तनाव रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो गति होती हुई दिखती है मांसपेशियों की, यानी कि हमें गतिविधियां होती हुई भी दिखाई देंगी। मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है, घटती भी है, ध्यान रखना है। कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, देखो। अगर मान लो ये पेन को आप मान लो क्या है, ये डंबल टाइप है, डंबल है मान लो, इसको मैंने उठाया, मांसपेशियों की लंबाई मेरी घट गई। इसको मैंने ऐसे करा, मांसपेशियों की लंबाई घट गई, यहाँ बढ़ गई, और यहाँ पर ये घट गई। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको हम संकुचन भी बोलते हैं इस अवस्था को, और इसको हम शिथिलन भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना है। आगे चले। इन व्यायामों में क्या होता है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, आराम करती है, बता दिया। आराम में देखो, सिकुड़ना, आराम करना, ठीक है भाई। इसको शिथिलन भी बोल सकते हो आप। और इससे क्या होता है ना, अपनी सहन शक्ति बढ़ती है, और सहन शक्ति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपकी शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि सहन शक्ति कहीं ना कहीं रिलेट करती है किससे, शक्ति से। ध्यान रखना क्यों। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई सहन क्षमता किसी के अंदर ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके अंदर शक्ति ज्यादा है। ध्यान रखना। आगे चले भाई। एग्जाम्पल आप देख लो, दौड़ना हो गया, गेंद फेंकना हो गया, तो ये सब आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण हैं। आगे चल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं आइसोकाइनेटिक व्यायाम की। तो आइसो का मतलब होता है समान, ही आपको पता ही है। और आपका काइनेटिक का मतलब होता है गति, यानी कि समान गति। यहाँ पर गति समान रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग जो जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है ना, वो भागने वाली जो मशीन होती है ना, जो अपना वेट लॉस करने के लिए वो जो जिम में लगाई जाती है, उसका यूज कर रहे होते हैं। तो उसकी स्पीड वो पहले ही तय कर लेते हैं, उसकी स्पीड वो पहले तय कर लेते हैं कि वो कितनी स्पीड से चलेंगे उस पे। तो बस,
तो स्पीड समान रहती है, मतलब कि समान गति वाले व्यायाम इसके अंदर होते हैं जो कि विशेष उपकरणों से ही करे जा सकते हैं, मतलब कि स्पेसिफाइड मशीन होगी, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मशीन होगी, उसी से जो है ये वाले व्यायाम करे जाते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तो ऐसे व्यायाम जिनमें मांसपेशियों की गति यानी मूवमेंट जो है एक जैसे ही रहे, एक समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकाइनेटिक हम बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना है। चाहे मांसपेशियों पर लगने वाला भार कितना भी हो, मूवमेंट जो है एक समान रहती है, एक स्पीड की रहती है, और इसमें बहुत विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। आप खुद देखते हो यार कि आप जब वो भागने वाली मशीन है जो जिम वगैरह में लगी रहती है, चाहे आप ये वाली मशीन देख लो, है ना, जिम में जो लगी रहती है, तो इसमें एक विशेष उपकरण चाहिए होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? हमारी शक्ति को बढ़ा रही होती है ना? तो और हम कर भी रहे होते हैं इसको, और जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती है, क्योंकि मशीन जैसा बोलेगी उतनी ही गति, उतनी समान गति से हमारी मांसपेशियां गति कर पाएंगी, और एक समान प्रतिरोध प्रदान करती है। मतलब कि वो जैसे कि ये मैंने बोला भागने वाली जो मशीन होती है, उसका नाम मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है ना, तो उस पर जब से भाग रहे हो ना, तो वो आपको प्रतिरोध उतना ही दे रही है जब भी आप आगे चल पा रहे हो। अगर आप मूवमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो पीछे धकेल दिए जाओगे। तो आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, तो आप शक्ति का प्रयोग उतना ही कर रहे हो उस अवरोध के विरुद्ध जितना वो मशीन आपको प्रतिरोध दे रही है। समझ रहे हो? तो इसको बोलता है आइसोकाइनेटिक। तो इसमें विशेष उपकरणों की जरूरत ही हमें पड़ेगी। जितने भी आप देख रहे हो, ये एक मशीन में जो महिला व्यायाम कर रही है, ये कुछ प्रकार का व्यायाम कर रही है। क्यों? अब जितना भी इन्हें भार उठा रखा है ना, इन्हें पहले से यहाँ पर सेट कर लिया है ना, ध्यान रखना है। और ये भी इसमें भी पहले से सेट करा हुआ है भार, उतना ही वजन इसको मिलेगा, है ना। तो विशेष मशीन या विशेष उपकरण की जरूरत इसमें होती है। आगे चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है गति के प्रकार एवं विकसित करने की विधि। यानी कि भाई गति के टाइप्स क्या हैं और इसको हम विकसित कैसे कर सकते हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, गति क्या है भाई? किसी कार्य को जल्द से जल्द करने में मदद करती है वो वाली योग्यता। हम बोलते हैं ना भाई कि तेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब कि क्या हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस काम को जल्दी कर पा रहा है, सीधे से मतलब है। तो डेफिनेशन आपके मन में खुद ही है, आप खुद ही डेली बोलते रहते हो। देखो ठीक है भाई, तो गति मनुष्य की वह योग्यता होती है जिससे किसी कार्य को जल्द से जल्द वो कर पाता है। आगे चलते हैं। अब गति के प्रकार होते हैं: प्रतिक्रिया गति योग्यता, त्वरण गति योग्यता, है ना। आगे सुनो, लोकोमीटर गति योग्यता, मूवमेंट गति योग्यता, और गति सहनशीलता। ये ध्यान रख लेना है, फिर आगे बात करेंगे, पहले इसको सुनो। तो प्रतिक्रिया गति योग्यता क्या है? तो किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता। अपने को कोई संकेत मिला, कोई सूचना मिली, उसके विरुद्ध हम जल्द से जल्द कैसे काम कर पा रहे हैं, है ना, कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया गति योग्यता। मैं सीधी भाषा में कहूँ तो प्रतिक्रिया के प्रति आपने गति जो करी ना, उसको क्या है? प्रतिक्रिया गति योग्यता हम बोलते हैं। उसके बाद है त्वरण गति योग्यता। तो अपने अधिकतम गति की स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त करने को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। देखो भाई, त्वरण मतलब क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, त्वरण का मतलब कि भाई गति में परिवर्तन है। क्या? गति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है भाई, गति में परिवर्तन को आप त्वरण बोल रहे हो, यानी कि अपनी गति में परिवर्तन आप कितनी तेजी से कर पा रहे हो, यानी कि आप जीरो से अपनी गति को 10x पे कैसे ले जा रहे हो, कितनी तेजी से ले जा पा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण गति योग्यता हम बोलते हैं। तो अपने अधिकतम गति की स्थिति को जल्द से जल्द प्राप्त करने की योग्यता, मतलब कि आप कितनी तेजी से अपना कम बैक कर सकते हो, कहने का मतलब वो आप समझ लो ना। तो वो क्या होता है? त्वरण गति योग्यता होता है। आगे चलते हैं भाई। लोकोमीटर गति योग्यता। तो अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता को क्या बोलते हैं? हम लोकोमीटर। पीछे देखा त्वरण गति योग्यता, जिसे हम जल्द से जल्द अपनी अधिकतम गति प्राप्त कर रहे थे। तो लोकोमीटर क्या, अब उस स्थिति को कितने टाइम तक बना के रख पा रहे हो, है ना, उस योग्यता हम क्या बोलते हैं? लोकोमीटर बोलते हैं। आगे चलो भाई, मूवमेंट गति योग्यता। तो किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट की योग्यता, है ना। मूवमेंट गति योग्यता यानी कि एक मूवमेंट को आप कितना तेजी से कर पा रहे हो, कितना जल्द से जल्द कर पा रहे हो, तो मूवमेंट गति योग्यता वो होता है। लास्ट, गति सहनशीलता, यानी कि थकावट की स्थिति में भी किसी काम को बहुत जल्द से जल्द आप कर पा रहे हो, तो वो आपकी कौन सी योग्यता है? गति सहनशीलता योग्यता है। क्योंकि सहनशीलता का मतलब ही होता है कि थकावट की स्थिति में भी आप काम कर पा रहे हो, जल्द से जल्द कर पा रहे हो, तो वो गति सहनशीलता बन जाता है। आगे चलें। अब गति बढ़ानी है भाई अपने को, तो इसकी भी योग्यता, मतलब इसकी विधियां होती हैं। तो पहली जो विधि है वो है त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि। दूसरी है पेस प्रशिक्षण विधि, ठीक है, जिसको पेस दौड़ बोल दो, ठीक है।
तो पहले हम बात करते हैं त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि। क्या त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि। तो ऐसी प्रशिक्षण तकनीक जो धावकों की गति को बढ़ाने और उनकी प्रारंभिक त्वरण क्षमता को सुधारने में उपयोग की जाती है। ठीक है भाई। तो ना देखो, अब पहले ना त्वरण दौड़ और पेस दौड़ तो आपको पता होती है। पेस दौड़ में क्या होता है, यहाँ पर गति सेम रहती है, इसमें क्या होती है, जो गति है वो सेम रहेगी, मतलब सेम स्पीड से क्या करेगा, वो दौड़ेगा। लेकिन त्वरण में क्या होता है, जो त्वरण आपकी प्रशिक्षण विधि है, इसमें ना आपकी क्षमता को बढ़ाने के काम करा जाता है। कौन सी क्षमता भाई, गति की क्षमता। और क्षमता भी कौन सी वाली, त्वरण गति वाली क्षमता। ठीक है भाई, इसलिए इसका नाम ये है। वो कैसे बढ़ेगी भाई, आपकी गति में परिवर्तन करके। आपकी स्पीड मान लो अभी कम है ना, गति कम है, तो गति को बढ़ाने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको भार दिया जाएगा एक तरह से, जिससे आप जो है आप अपनी ये वाली जो गति है प्राप्त कर सको। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो धावक होता है, जो खिलाड़ी है, उसकी गति को बढ़ाने और उसकी प्रारंभिक त्वरण क्षमता, प्रारंभिक त्वरण क्षमता का मतलब है जो उसकी स्पीड कम है ना, उसको बदलना है। बदलने को तो त्वरण बोलते हैं, गति के बदलने को ही त्वरण कहा जाता है। तो उसकी जो प्रारंभिक त्वरण है ना, प्रारंभिक जो गति है, उसकी क्षमता को सुधारना है। इसलिए जो है ये वाली विधि का उपयोग करा जाता है। तो ये विधि जो है गति के प्रारंभिक चरण पर ध्यान केंद्रित करती है, जो किसी भी दौड़ या खेल में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला चरण क्या, गति में इंप्रूवमेंट करना ना, किसी भी खेल के लिए। तो वो ये प्रशिक्षण विधि यही करती है। ये विधि गति के प्रारंभिक चरण पर ध्यान देती है, मतलब कि उस गति को हमें कैसे इंप्रूव करना है। अब कैसे इंप्रूव कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले उसको यहाँ से मान लो कि स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से उसका फिनिश पॉइंट है ना, और उसको हमने टाइम दे दिया, मान लो 20 सेकंड, है ना, 20 सेकंड दे दिया, कुछ सेकंड का हमने टाइम दे दिया, इसको कवर करना है ना, ये वाला ट्रैक, समझ रहे हो। तो मान लो उसने 20 सेकंड 20 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, है ना। अब थोड़ा इसको और बड़ा बना देंगे, ये भी इसको 20 सेकंड में कवर करना है। और जब तक वो कवर ना कर पाए तब तक उसको ऐसे करवाना है। तो ऐसे क्या होगा, उसकी गति में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ध्यान आपको रखना है, इससे उसकी गति बढ़ेगी। तो त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि इसको हम कहते हैं। आगे चलो, ये आपकी है भाई पेस दौड़ प्रशिक्षण विधि। तो ये एक ऐसी प्रशिक्षण तकनीक है या विधि है जिनमें धावक को एक निश्चित गति यानी एक पेस पकड़ लेना है अपना, उसी से क्या करना है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, सहन शक्ति, गति और धीरज को बढ़ाना है। यानी कि उस स्पीड में रहते हुए काम करना है। मान लो अगर उसको स्पीड दे दी है वो वाली, तेरे को इसी गति में रहना है, तो उस गति को मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो थक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए क्या होता है, इसमें इसकी सहन शक्ति बढ़ेगी, उसकी गति तो बढ़ेगी बढ़ेगी और धीरज भी बढ़ेगा, है ना भाई, ध्यान रखना है। और इस विधि का उपयोग जो है लंबी और मध्यम दूरी के धावकों द्वारा किया जाता है ना। जो लंबी दूरी के धावक है, लंबी दूरी की जो रेस के लिए खिलाड़ी हैं या मध्यम दूरी वाले, तो उनमें जो है इस विधि का प्रयोग करा जाता है कि भाई जितना उनका ट्रैक है ना, उतने टाइम तक क्या कर सके, वो उस गति को मेंटेन कर सके। आगे चलते हैं, सहन क्षमता हमारा अगला टॉपिक आ गया है। गति के हमने टाइप्स देख लिए, उसको विकसित कैसे करना उसकी विधि देख ली। अब सहन क्षमता की बात करते हैं। तो सहन क्षमता क्या है भाई, तो किसी कार्य को लंबे समय तक निरंतर करने में जो मदद मिलती है ना, वो सहन क्षमता की वजह से होता है। यानी कितना आप सहन कर सकते हो। तो थकने के बाद भी किसी कार्य को लंबे समय तक निरंतर करते रहना, इसको हम सहन क्षमता बोलते हैं। जो हमको क्या, किसी काम को लंबे समय तक करने में मदद करती है। तो सहन क्षमता के प्रकार होते हैं। तो पहले ना दो प्रकार से हम इसके टाइप्स देखते हैं। एक तो क्रिया की प्रकृति के अनुरूप, यानी जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो मूवमेंट हम करेंगे, जो काम हम करेंगे, उसका नेचर कैसा है। और दूसरा जो हम कैटेगराइज करते हुए है क्रिया का समय के अनुसार। यानी सहन क्षमता के हम जो प्रकार देखेंगे वो क्रिया की प्रकृति के अनुरूप देखेंगे, और दूसरा क्रिया का समय कैसा है, मतलब कि कितने टाइम तक की वो क्रिया है, उस हिसाब से हम बांटेंगे, है ना। अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें कि क्रिया की प्रकृति कैसी, क्रिया का नेचर कैसा है, तो भाई मूलभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता और विशिष्ट सहन क्षमता। और ऐसे ही क्रिया के समय के अनुसार, तो गति सहन क्षमता, अल्पविधि सहन क्षमता, मध्यम अवधि के लिए सहन क्षमता और लंबी अवधि के लिए सहन क्षमता। तो पहले हम बात करेंगे इसकी क्रिया की प्रकृति के अनुरूप सहन क्षमता कैसी है। तो आधारभूत बोलो या मूलभूत बोलो, बात एक ही है। तो इस सहन क्षमता की बात करते हैं। तो व्यक्ति की वह योग्यता जिसमें क्या है, बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सकता है, जैसे कि दौड़ना, चलना, तैरना। यानी अपनी सहन क्षमता को बनाए रखना, धीमी गति से लंबे समय तक टिकना,
जिसको हम बोलते हैं मूलभूत सहन क्षमता, जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। आगे चले, सामान्य सहन क्षमता। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी हलचल को करता है, यानी कि मूवमेंट करता रहता है। जैसे कि एरोबिक गतिविधि, एरोबिक गतिविधि जैसे कि आपका दौड़ना, चलना, कूदना, है ना, स्विमिंग करना, जिसमें भी ऑक्सीजन लगता है भाई, ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी सामान्य सहन क्षमता होती है, यानी थकने के बावजूद भी हलचल करता रहे, तो आपकी सामान्य सहन क्षमता है। आगे चले, विशिष्ट सहन क्षमता। तो वह योग्यता जो विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप में उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट सहन क्षमता। अलग अलग गेम में आपको अलग अलग प्रकार की सहन क्षमता चाहिए होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट सहन क्षमता बोलते हैं। जब भी तो इसको हमने इसको रखा है किस कैटेगरी में, कि क्रिया की प्रकृति कैसी है, तो जैसा खेल यानी जैसी क्रिया वैसे आपका क्या होगी, सहन क्षमता होगी, कम या ज्यादा। समझ आ रहा है भाई, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि मुक्केबाजी और कुश्ती जो है अलग अलग प्रकार के विशिष्ट दमखम की आवश्यकता होती है, मतलब कि सहन क्षमता की आवश्यकता होती है। मुक्केबाजी में आपको अलग सहन क्षमता की जरूरत पड़ेगी और कुश्ती में आपको अलग सहन क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है विशिष्ट सहन क्षमता के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिया का समय जैसा है, मतलब जो एक्शन आप कर रहे हो, जो मूवमेंट आप कर रहे हो, उसमें टाइम कितना लगता है, उस हिसाब से आपको जो है सहन क्षमता के प्रकार होते हैं। तो गति सहन क्षमता, तो ये वैसी वाली योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान के बावजूद भी किसी भी गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है। थक चुका है बंदा, है ना, फिर भी जो है उस गति को मेंटेन रख सकता है थकने के बाद भी 45 सेकंड तक, तो उसको हम बोलेंगे गति सहन क्षमता। आगे चले भाई, लघु अवधि की सहन क्षमता की बात करूं, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ना 100 मीटर की स्प्रिंट वाली जो रेस होती है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लघु अवधि की सहन क्षमता की बात करूं, तो ये वो योग्यता होती है जिसमें जो है 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि 800 मीटर की दौड़, तो इसको बोलते हैं लघु अवधि की सहन क्षमता, जिसमें 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां होती हैं। उसके बाद मध्यम अवधि की सहन क्षमता, तो इस योग्यता में 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां शामिल होती, जैसे कि 1500 मीटर की दौड़। उसके बाद दीर्घ अवधि तक सहन क्षमता, समझ रहे हो ना, यहाँ पर हम टाइम बढ़ा रहे हैं कि कितनी देर तक वो गतिविधि चल रही है, तो उस हिसाब से उसके टाइप बटे हुए हैं। मध्यम अवधि का हो गया। चौथा, दीर्घ अवधि की सहन क्षमता, तो इस योग्यता में 11 मिनट से लेकर या उससे अधिक, ठीक है, 11 मिनट से अधिक चलने वाली जो गतिविधि है उसको शामिल करा जाता है, जैसे कि 5000 मीटर की क्रॉस कंट्री तथा मैराथन दौड़, उसमें आपको दीर्घ अवधि तक सहन क्षमता चाहिए होती है। और ऐसी दौड़ में आपको कैसे करोगे सहन क्षमता को मेंटेन, पहले आप थोड़ा धीरे धीरे चलोगे, फिर अपनी गति को बढ़ाओगे, यानी कि सहन क्षमता बनी रहे, खत्म ना हो। तो आपको दीर्घ अवधि तक सहन क्षमता बनाए रखनी होगी, ताकि आप बिना थके लंबे समय तक उस चीज को पूरा कर पाओ। समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। अब सहन क्षमता को अब हमें बढ़ाना भी है। सहन क्षमता क्या है देख लिया, प्रकार देख लिया हमने, अब सहन क्षमता को बढ़ाना भी है। तो उसकी विधि जो है अपने पास, निरंतर प्रशिक्षण विधि होती है, अंतराल प्रशिक्षण विधि होती है, और फार्टलैक प्रशिक्षण विधि होती है। अपने पास 3 तरह की विधि है जिससे हम अपनी सहन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं निरंतर प्रशिक्षण विधि। देखो नाम से पता चल रहा है निरंतर यानी लगातार। तो इस तरह के व्यायाम को लंबे समय तक बिना रुके किया जाता है। जो भी व्यायाम आपको दिए जाएंगे, जब आपको बिना रुके लंबे समय तक करना होगा, वो किस विधि के अंदर आएंगे, निरंतर प्रशिक्षण विधि के अंदर आएंगे। और इसलिए क्या होता है, इसमें कार्य करने की जो प्रबलता है ना, इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि किसको उस काम को लंबे समय तक करना है, चाहे वो धीरे धीरे करे, है ना, लेकिन लगातार उसको करना पड़ेगा। तो उसमें जो कार्य की इंटेंसिटी है ना, मतलब कार्य बहुत ज्यादा अच्छा होगा या बहुत प्रबल होगा, ऐसा नहीं होगा, कम होगा, ठीक है भाई। खिलाड़ी की जो हृदय गति होती है ना व्यायामों के दौरान, जो निरंतर प्रशिक्षण विधि के अंदर दिए जाते हैं, वो 140 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज कितनी होती है मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है भाई। लेकिन जब इस प्रकार के व्यायाम जो करे जाते हैं, ठीक है, उसमें 140 से 60 प्रति मिनट होनी चाहिए। और व्यायाम करने की अवधि लगभग 30 मिनट से अधिक होती है, और जो 30 मिनट से अधिक उसको लगातार करते रहना पड़ेगा बिना रुके। इसमें दौड़ना, पैदल चलना, साइकिल चलाना, क्रॉस कंट्री वगैरह सब इसमें आ जाता है, जो कि निरंतर करना पड़ेगा, जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है, तभी तो आपकी सहन क्षमता बढ़ेगी। तो क्या निरंतर। दूसरा आपका जो विधि थी वो थी अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो ये जो विधि होती है ना भाई, धावकों की सहन क्षमता विकसित करने के लिए बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें क्या होता है भाई, बार बार दौड़ के बीच धावकों को अंतराल दिए जाते हैं, इंटरवल दिए जाते हैं। उसको हम लगातार कर रहे थे, इसमें आपको अंतराल यानी इंटरवल दिया जा रहा है। जैसे कि मूवी जब आप देखते हो आपको बीच में गैप मिलता है, इंटरवल मिलता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आप बार बार दौड़ोगे, कुछ भी इसमें जो एक्टिविटी आपको दी गई है
आपकी सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? अंतराल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? आराम करने को मिलेगा, कहने का मतलब ये है, अंतराल मिलेगा, ताकि आप फिर से पुनर्लाभ प्राप्त कर पाओ। मतलब कि आपको जो सहन क्षमता थोड़ी देर थक गए थे ना आप, अब उसको फिर से रीगेन कर पाओ, फिर आप जो उस गतिविधि को स्टार्ट कर पाओ, है ना भाई। इसमें जो हृदय गति है वो लगभग 180 तक पहुंच जाती है, और जब ये 120 तक वापस आ जाए तो ये दोबारा कार्य को करना चाहिए। कहने का मतलब आप गतिविधि करते जाए, मतलब साइकिल चला रहे हो, है ना, इसके अंदर तो आपकी जो हृदय गति है वो 180 तक पहुंच जाती है, तो आपको थोड़ा अंतराल मिलेगा। और कब आपको वापस स्टार्ट करना है? तब आपकी जो हृदय गति है वो 120 तक आ जाए। और धावकों की हृदय गति को जांचने के बाद ही जो हमें प्रशिक्षण भार दिया जाना चाहिए। पता चल रहा है उसकी हार्ट बीट पहले ही खत्म है, या उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा है, तब आप मान लो उसकी 120 तक पहुंची भी नहीं है, हमने बिना जांच करे उसको बोल दिया भाई चल अब स्टार्ट कर दे तू, है ना, तो साफ साफ बोला गया 180 तक पहुंच जा, रुक जाओ, अंतराल दे दो भाई, और 120 तक आ जाओ, वापस स्टार्ट करा दो। तो ध्यान रखना। और इसके अंदर भाई मध्यम दूरी की दौड़े, फुटबॉल और हॉकी इत्यादि शामिल हो जाते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्योंकि इनमें भागना बहुत पड़ता है, तो सब शामिल होता है इसके अंदर। आगे चलें। फाटलैग विधि। क्या बोला मैंने? फाटलैग विधि, तो ये सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है। ये क्या है भाई? सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि, हमें जब पता है, जब भी पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको ना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया है? स्वीडन के गोस्ट होल्मर ने दिया है। कब दिया? 1930 के अंदर दिया है। और इसलिए ना इसको फाटलैग को हम स्पीड प्ले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? स्पीड प्ले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्पीड प्ले? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो खिलाड़ी है, जो धावक जो प्रशिक्षण ले रहा है अपनी सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो अपने अनुसार जो है, जैसा उसका वातावरण है उसके हिसाब से अपनी गति को अनुकूलित कर सकता है, यानी कि गति को जो है वातावरण के अनुसार बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है या करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा प्लेन एरिया चल रहा है तो वहाँ पे गति बढ़ा दे अपनी, पहाड़ी एरिया आ गया, उबड़ खाबड़ एरिया के, तो वहाँ पे गति कम करते। तो वातावरण के अनुसार क्या कर रहा है? अपनी गति को बदल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाटलैग विधि बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वतः अनुशासित होते हैं, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, हम जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, आसपास का जैसा वातावरण होगा उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? अपनी गति को बढ़ा या घटा रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन है, स्वतः अनुशासित है ये। और इसमें हृदय गति जो 140 से 180 प्रति मिनट के बीच पहुंच जाती है। और फाटलैग प्रशिक्षण में दौड़ गति जो है कम ज्यादा होती रहती है ना भाई। तो इसके अंदर जो प्रशिक्षण जो विधि है, इसमें जो गति है वो कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या? फाटलैग विधि, यानी कि स्पीड प्ले। हम यहाँ पे स्पीड को अपने हिसाब से प्ले करते हैं, इसलिए इसका नाम स्पीड प्ले, इसलिए इसको स्पीड प्ले भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लचक की, कि लचक क्या है। तो शरीर के जो जोड़ हैं, जो शरीर के जोड़ हैं उसका विस्तार करने को हम लचक बोलते हैं। देखो जैसे कि अभी जो इमेज आपको दिख रही होगी, यहाँ पर अपना ये पैर मोड़ पा रही है, तो इसकी लचक है भाई। ये इसको छू पा रही है, ये इसकी लचक है। कोई कोई तो अपने पैर आगे मुड़ के ऐसे छू भी नहीं पाता बिना घुटने मोड़े, करके देखना आज ही, है ना। और इसका नाम भी होता है, मुझे कमेंट में बताना, जो ये आसन कर रही है इसका कुछ नाम होता है, ये भी मुझे कमेंट में बताओगे आप, ठीक है। पढ़ा है ना आपने 3rd चैप्टर के अंदर, आप मुझे बताओगे, ठीक है। और ये देखो, ये भी ऐसे कर पा रही है। तो भाई ये क्या? इसका जोड़ों का विस्तार है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लचक हम बोलते हैं। अब लचक के प्रकार होते हैं भाई, है ना। एक आपका सक्रिय लचक, और है आपका अक्रिय लचक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब सक्रिय लचक के दो प्रकार होते हैं, स्थिर लचक और गतिशील लचक। इसकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सक्रिय लचक की। देखो, तो सक्रिय लचक क्या है? बेसिकली ऐसी स्थिति या क्षमता एक पर्सन की, एक व्यक्ति की, जो अपने शरीर के अंगों को बिना किसी भारी सहायता के, है ना, कोई आपको भारी सहायता नहीं चाहिए, उसके बिना किसी भारी सहायता के स्वेच्छा से अ, गतिशीलता के साथ खींचना, मोड़ना या फैलाने में सक्षम हो, यानी कि अपने अंगों को बिना किसी भारी मदद के खुद से क्या खींच पा रहा हो, फैला पा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय लचक हम बोलते हैं, यानी एक्टिव लचक हम बोलते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्थिर लचक की बात करते हैं भाई, मैंने बताया ना आपको इसके टाइप्स है, सक्रिय के, स्थिर, गतिशील। तो हम बात करेंगे स्थिर लचक की, जो कि सक्रिय का पार्ट है, या क्लासिफिकेशन जो हमने करा था। तो स्थिर को हम स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो स्थिर मतलब कि स्टेबिलिटी, हमें पता है रुका हुआ है बंदा। तो जब कोई खिलाड़ी लेटने, बैठने या खड़े होने की क्रिया करता है वो बिना किसी भारी मदद के, तो ये क्रिया स्थिर अवस्था में करी जाती है भाई, तो इसको हम स्थिर लचक बोलते हैं। आगे चलें। गतिशील लचक क्या है? तो इस प्रकार की लचक जो है, जो गतिशील लचक की जो आवश्यकता होती है वो दौड़ते समय होती है, या गति में रहते हुए होती है। तो गतिशील लचक को खिंचाव वाले व्यायाम द्वारा बढ़ाया भी जाता है
है ना, जिसमें ऐसे व्यायाम जिसमें खिंचाव बहुत होता है शरीर का, मान लो लोग पीछे मुड़ रहे हैं बार बार ऐसे ना, आगे ऐसे कर रहे हैं, तो ये खिंचाव वाले लचक होते हैं। तो खिंचाव वाले लचक से जो है गतिशील लचक को बढ़ाया जाता है। आगे चलो, अक्रिय लचक की बात कर लेते हैं, ये दूसरा जो टाइप है। तो अक्रिय लचक यानी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये वो योग्यता है जिसके द्वारा भारी सहायता से अधिक दूरी तक, यानी हम क्या करें, अब किसी बंदे की मदद ले रहे हैं, जब भी तो अक्रिय लचक है, जब बंदा खुद नहीं कर पा रहा है तो दूसरों की मदद ले रहा है, तो इसलिए इसको अक्रिय लचक बोल रहे हैं। तो भारी सहायता से अधिक दूरी तक गतियां की जा सकती है। गति मतलब दौड़ने वाली गति नहीं हो रही है यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी। अब मतलब कि मान लो तुम अपना हाथ ऐसे पीछे कर रहे हो, तो तुम्हारा दूसरा बंदा थोड़ी मदद कर रहा है, तुम्हारा हाथ को ऐसे पीछे खिंचवा रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई, तुम्हारी अक्रिय लचक है ये, ताकि तुम अधिक दूरी तक अपने जोड़ों का विस्तार कर पाओ, है ना। जैसे किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय लचक हम बोलते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं समन्वय के प्रकार। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल बनाना। तो तालमेल संबंधी योग्यता की बात हम करेंगे, एग्जाम में आ जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं जो उसे विभिन्न गति क्रियाएं जो है सुचारू और प्रभावशाली ढंग से करने में योग्य बनाए। हम कोई खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, है ना, तो ये क्रियाएं हैं ना, तब इन क्रियाओं को हम क्या कर पा रहे हैं भाई, सुचारू रूप से अगर कर पा रहे हैं और प्रभावशाली तरीके से कर पा रहे हैं, तो अपने पास कौन सी योग्यता है, समन्वय की योग्यता, यानी कि तालमेल संबंधी अपने पास योग्यता है। तो तालमेल संबंधी योग्यता के कुछ प्रकार हैं, है ना। देखो समन्वय मतलब है, समझो समन्वय मतलब या तालमेल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को अच्छे से खेल पा रहे हो, तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी है। अब क्या होती है कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी, यानी कि आप आंखों को, हाथों का आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। अब मान लो बैडमिंटन आप खेल रहे हो, चिड़ी आपके पास आ रही है, मतलब शटल जो आ रही है आपके पास, आप उसको मार पा रही हो, तो आपकी आंखों और हाथों के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं एबिलिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो उसके प्रकार की बात भी हमें करनी है। तो स्थिति निर्धारण योग्यता, तालमेल योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन, ताल, अनुकूलन और विभेदन, ये क्या इसके टाइप्स हैं समन्वय के या तालमेल संबंधी योग्यता के। तो बारी बारी इसकी बात हम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्थिति निर्धारण योग्यता, यानी कि ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो जो स्थिति निर्धारण की योग्यता है ना, तालमेल के जो अंदर आ रही है अपनी, ये योग्यता मनुष्य में समय और स्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाने की योग्यता है। मतलब कि क्या समय चल रहा है, कैसा स्थान है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके हिसाब से अपना कोऑर्डिनेशन बना लेना, समन्वय बना लेना, इसको हम बोलते हैं भाई स्थिति निर्धारण योग्यता। एग्जाम्पल, खेल का मैदान, तो खेल का मैदान जैसा वैसा अपने आपने ढाल लिया, अपने को अनुकूल कर लिया, अपने आप को हमने एडेप्ट कर लिया, उसको ध्यान रखना है। तालमेल योग्यता, तो तालमेल की योग्यता खिलाड़ी की शारीरिक अंगों की क्रियाओं को करने की योग्यता है, ठीक है। जैसे कि हाथों और आंखों का तालमेल, पाँव और आंखों का तालमेल, जैसे फुटबॉल आ रही है, फुटबॉल जैसे है उसको अपने पैर से मार रही है ना भाई, तो पैर और आपकी आंखों का तालमेल है, तो ये क्या तालमेल योग्यता है, जो कि शारीरिक अंगों के बीच में होती है किसी क्रियाओं को करते वक्त। आगे चलें, प्रतिक्रिया योग्यता, तो इशारा मिलने पर तेजी से और प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता है, उसको हम प्रतिक्रिया योग्यता बोलते हैं। संतुलन योग्यता, तो संतुलन योग्यता क्या है भाई, कि खिलाड़ी को जो है ना, खिलाड़ी अपने शरीर से अपने विभिन्न भागों को स्थिर रख पा रहा है, गतिशील कर पा रहा है, तो दोनों ही स्थिति में क्या कर पा रहा है, संतुलन बना पा रहा है। और मान लो किसी गेम में संतुलन बिगड़ भी जाए, और कितनी तेजी से वो अपने संतुलन को वापस लेके आ पा रहा है उस पर्टिकुलर क्रिया को करते वक्त, वो उसकी कौन सी योग्यता होती है, संतुलन योग्यता होती है। समझ रहे हो भाई, आगे सुनो, ताल योग्यता, तो ताल की गतिविधि को समझने या आवश्यक ताल के साथ गति करने की योग्यता क्या है, ताल योग्यता कहलाती है। मतलब कि एक लय में, एक रिदम में क्या हो रही है, एक मान लो कि कोई गतिविधि हो रही है, तो उस गतिविधि को, उस लय को बनाए रखना, है ना। जैसे कि मान लो आपने सुना होगा ना, 1 1 2 2 ऐसे लोग आप करते हैं, जैसे वैसे वैसे क्लैपिंग करते हैं, जैसे 1 पे क्लैपिंग करना, 2 पे हाथ ऊपर कर देना, ऐसे कुछ होता है, आपको पता है। तो ये ताल है, तो उसी ताल के साथ उस ताल को बनाए रखने को हम क्या बोलते हैं, ताल योग्यता हम बोलते हैं, ध्यान रखना है। जैसे कि अब जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक ऐसे जो खेलों में क्या होती है, भारी ताल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको ताल योग्यता बोलते हैं। अनुकूलन योग्यता, तो ये समायोजित करने की योग्यता या गतिविधि को में प्रभावशाली बदलाव करने की योग्यता है। और परिस्थिति में बदलाव या प्रत्याशित बदलाव का आधार क्या है, अनुकूलन योग्यता कहलाते। कहने का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी नए मोल में जा रहे हो, उस गतिविधि को आप उसी हिसाब से ढाल ले रहे हो, अपने आप को ढाल ले रहे हो, अनुकूलन, आप अनुकूल हो जा रहे हो, अडेप्ट कर पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन योग्यता हम कहते हैं। या आप क्या कह रहा हूँ भाई मैं,
कि अपने आप को समायोजित करने की योग्यता उस गतिविधि में, चाहे आपके आसपास कैसा ही वातावरण आ जाए या कोई बदलाव आपको देखने को मिल जाए। आगे सुनो। विभेदन योग्यता, तो मोटर प्रतिक्रिया, मोटर प्रतिक्रिया सिंपल सा है भाई, आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, है ना, आप कोई भी ऐसे मूवमेंट कर रहे हो जिसमें आपके मसल की गतिविधि हो रही है, तो सारी मोटर प्रतिक्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना है। तो मोटर प्रतिक्रियाओं में विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और गतिविधि में अत्यधिक सटीकता और शारीरिक हलचल के मितव्यता होना विभेदन योग्यता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रतिक्रिया है ना, जो गतिविधि आप कर रहे हो, अगर वो बिगड़ भी जाए या बिगड़ भी जाए, आप उसको वापस उस फॉर्म में ले आओ और बहुत सटीकता से कर रहे हो और शारीरिक हलचल को, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विभेदन योग्यता हम बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट प्रशिक्षण की। क्या नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो ध्यान से सुन लेना भाई। सर्किट प्रशिक्षण क्या होता है? तो देखो भाई, सर्किट प्रशिक्षण बेसिकली क्या है ना, ये एक व्यायाम करने की विधि है। क्या है? एक विधि है, एक मेथड है व्यायाम करने की, जिसमें बेसिकली ना शक्ति, सहन शक्ति, आपकी गति, एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता वो होती है ना, देखो मान लो कि आपको जो ऑक्सीजन है, आप हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन हमारी हर बॉडी पार्ट्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कभी आप ज्यादा भाग लेते हो, कभी आप बिस्तर से निकलते नहीं, लेकिन किस दिन आपका मन बना, बिस्तर से आप निकले और आप दौड़ने चले गए सुबह सुबह, है ना, लेकिन आपको आपके पैरों को सुबह सुबह इतना दौड़ने की आदत नहीं है ना। हम दौड़ कब पाएंगे जब हमारे पैरों की जो टिश्यूज हैं, यानी ऊतक की हैं, कोशिका हैं, उनको ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हमारी बॉडी को पता नहीं ना, हमारे ब्रेन को पता नहीं कि उसको उतना ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम फिर भी भाग रहे तो हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो समझ रहे हो ना, तो इस क्षमता को बढ़ाना है। और क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब लगातार आप दौड़ने जाओगे 1 महीने तक, 2 महीने तक, तो आपकी ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ, ये डेली डेली सुबह उठता है, इसके और इसके जो ये पैर है, इसको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? क्योंकि ब्लड के साथ जो है, ब्लड ही आपको ऑक्सीजन और जो है एनर्जी आपके पहुंचाता है आपके पूरे बॉडी के अंदर। तो उस हिसाब से जो ऑक्सीजन आपको उस बॉडी पार्ट को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? उस जगह से मिलेगा जिस जगह को बॉडी, उस बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की नीड बहुत कम है, तो वहां से आपके पास उस वाले बॉडी पार्ट को ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं भाई, तो ये जिसमें भाई ये सब बढ़ाने की कोशिश करी जाती है ना, ऐसे व्यायाम होते हैं जिसमें ये सब आपके इंप्रूव होते हैं, विकसित होते हैं, है ना। और ये सब जो है ना, इसको बढ़ाने के लिए ऐसे व्यायाम होते हैं जिसमें गोलाकार क्रम में करे जाते हैं, यानी गोलाकार क्रम में करे जाते हैं, यानी एक के बाद एक, पहले ये करा बिना रुके, फिर इसको करा, फिर इसको, तो एक गोल क्रम बन जाता है ना। तो सर्किट प्रशिक्षण में क्या होता है, व्यक्ति एक व्यायाम से दूसरे व्यायाम पर निश्चित समय या निश्चित आवृत्तियों के बाद जाता है। कहने का मतलब है, देखो बहुत सारे व्यायाम होते हैं, सर्किट प्रशिक्षण में क्या होता है, गोलाकार क्रम चल रहा होता है, तो मैं एक व्यायाम करा, फिर दूसरे व्यायाम पर जाएगा, लेकिन वो एक फिक्स टाइम होगा कि नहीं, एक व्यायाम को मान लो अगर हम 5 मिनट दे रहे हैं ना, तो दूसरे व्यायाम को भी 5 मिनट ही मिलेंगे, तीसरे को भी 5 मिनट मिलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो निश्चित समय होता है या निश्चित आवृत्तियां होती है। मान लो कि पुशअप्स 10 पुशअप्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद फिर जितना भी स्टेप होंगे 10 10 ही लगेंगे, यानी कि आवृत्तियां और समय निश्चित होता है। ठीक है, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर विश्राम होता है, होता ही नहीं है तो होगा भी तो बहुत ना के बराबर विश्राम, यानी आराम आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, सर्किट प्रशिक्षण का अर्थ बेसिकली अब देख लो होता क्या है, कि निर्धारित क्रम में कई व्यायाम करना, मल्टीपल आसन करना, एक्सरसाइज करना, एक क्रम जो आपको डिसाइड किया गया आपके लिए। प्रत्येक व्यायाम जो है निश्चित समय या आवृत्तियों के लिए किया जाता है, और सभी व्यायाम जो है पूरे होने के बाद उस सर्किट को दोबारा दोहराया जाता है। एक बार पूरा हो गया, उसको फिर से दोहराया जाता है। अगर कोई पर्सन जो है करना चाह रहा है या कोई ट्रेनिंग उसकी चल रही है, तो उसके अंदर अगर है ये वाला सर्किट प्रशिक्षण, तो दोबारा उसको उसी क्रम में करना होता है, ये आपका सर्किट प्रशिक्षण होता है। ध्यान रखना, एक सर्कुलर तरीके से क्या हो रहा है, प्रशिक्षण बार बार दोहराए जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्किट प्रशिक्षण। समझ आ गया? तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई, जो आपसे पूछा वो भी कमेंट में बताना। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।